आज हम नाइन्थ केमिस्ट्री यूनिट 3 एटॉमिक स्ट्रक्चर लेक्चर 3 करेंगे। लेक्चर विल बी अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस एनसीपी 2022 टू 2023। आज के लेक्चर में हम सबसे पहले आइसोटोप को देखेंगे कि वो क्या होते हैं, देन हम उनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। थर्डली हम देखेंगे कि आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, आइसोटोप ऑफ क्लोरीन, आइसोटोप ऑफ कार्बन एंड आइसोटोप ऑफ यूरेनियम और उनकी प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्कस करेंगे। फोर्थली हम देखेंगे कि आइसोटोप्स के क्या यूजेस हैं। फिफ्थ पर हम देखेंगे कि रेडियो एक्टिविटी क्या होती है और रेडियो आइसोटोप्स क्या हैं, एंड आल्सो द कंसेप्ट ऑफ कार्बन डेटिंग। एंड लास्ट पर हम स्टडी करेंगे कि हम रिलेटिव एटॉमिक मास को कैसे डिटरमिन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू आइसोटोप्स। हमारे पास है आइसोटोप। जो वर्ड आइसोटोप है ये ग्रीक वर्ड से बना है, आइसोस एंड टोप। आइसोस का मीनिंग होता है सेम और टोप का मीनिंग होता है प्लेस, यानी कि आइसोटोप पीरियोडिक टेबल में सेम प्लेस पर होंगे। क्यों होंगे उसकी रीज़न हम थोड़ा सा आगे चल के पढ़ेंगे। ये जो वर्ड आइसोटोप है ये पहली दफ़ा यूज़ एक साइंटिस्ट था, सोडी, उसने यूज़ किया था। डेफिनेशन की बात करें तो हम कहते हैं एटम्स ऑफ एन एलिमेंट whose nuclei have same atomic number but different number of neutrons। एटॉमिक नंबर सेम होने का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होंगे, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे। फॉर एग्जांपल ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये सारे स्ट्रक्चर किसके हैं? सबका एटॉमिक नंबर 1 है, तो ये सारे के सारे स्ट्रक्चर हाइड्रोजन के हैं। लेकिन देखिए फर्स्ट स्ट्रक्चर में हमारे पास न्यूट्रॉन नंबर क्या है? 0 है, तो ये हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन 1 है। इसका 1 जो है यहाँ पर मास नंबर को शो कर रहा है। सेकंड देखें तो हमारे पास न्यूट्रॉन नंबर इसका 1 है, तो इसका मास नंबर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 2 आ जाएगा, 1 + 1 2 होता है, तो ये हाइड्रोजन 2 है आइसोटोप। नेक्स्ट देखेंगे तो न्यूट्रॉन नंबर इसका 2 है, डिफरेंट न्यूट्रॉन नंबर है, लेकिन देखें प्रोटॉन नंबर सबके सेम है। इसका अगर मास नंबर थर्ड का निकालेंगे तो 2 + 1 3 आ जाएगा, तो ये हमारे पास हाइड्रोजन 3 है। तो देखिए इनके मास नंबर क्या है? हमारे पास डिफरेंट हैं। न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट होने का यहाँ पर मतलब क्या हुआ कि इनके मास नंबर भी क्या हो जाएंगे? डिफरेंट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब बात करते हैं कि हम क्यों कहते हैं कि आइसोटोप का लिए हमने वर्ड आइसोटोप सेम प्लेस क्यों यूज़ किया? क्योंकि पीरियोडिक टेबल में ये सेम प्लेस पे होते हैं। उसकी रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि पीरियोडिक टेबल में पार्टिकल्स अरेंज्ड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर की बेसिस पे है। जब इनका एटॉमिक नंबर सेम होता है तो उनकी प्लेस भी क्या होगी? पीरियोडिक टेबल में सेम होगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइसोटोप की। पहले देख लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ को। याद रखिए केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करती हैं, या आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पर डिपेंड करेंगी। इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट विद इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अगर हमारे पास, हमें पता है कि आइसोटोप्स में हमारे पास जो प्रोटॉन नंबर होते हैं सेम है, जैसा कि आप हाइड्रोजन के आइसोटोप्स में देख रहे हैं, तो हमें पता है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन किसके इक्वल होते हैं? नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन के। जब हमारे पास प्रोटॉन नंबर सेम है तो इलेक्ट्रॉन नंबर भी क्या होगा? सेम होगा। जब इलेक्ट्रॉन नंबर सेम होंगे तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड कर रही है, तो वो भी क्या होंगी? केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होंगी। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिपेंड कर रही होती हैं मास पर। चूँकि आइसोटोप्स में न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट होता है, तो हमें पता है मास नंबर इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन डिफरेंट है तो मास डिफरेंट होगा। जब मास डिफरेंट होगा तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी क्या होंगी? डिफरेंट होंगी। अब आइसोटोप के कुछ डिफरेंसेस देख लेते हैं। इसमें नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन डिफरेंट होते हैं। जब नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन डिफरेंट होंगे तो मास नंबर डिफरेंट होगा। मास नंबर डिफरेंट होगा तो हमारे पास फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जैसा कि रेट ऑफ़ डिफ्यूजन, डेंसिटी वगैरह हैं, ये भी डिफरेंट होगी।
सिमिलैरिटीज़ की बात करें आइसोटोप की, तो इसमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन सेम रहते हैं। जब नंबर ऑफ़ प्रोटॉन सेम रहेंगे तो एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर सेम है तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे, सेम होंगे। और जब नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या रहेंगी, इनकी सेम रहेंगी आइसोटोप की। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे और कुछ सिमिलैरिटीज़ थी आइसोटोप की। करेंगे आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप है, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3। यहाँ पर जो 1, 2, 3 है ना, ये मास नंबर को इंडिकेट कर रहा है। दूसरा नाम हाइड्रोजन 1 का प्रोटियम है, हाइड्रोजन 2 का ड्यूट्रियम है और हाइड्रोजन 3 का ट्रिटियम है। ये नेम आपको याद करना पड़ेगा और आगे ये जो सिंबल हैं ये भी आपको याद करने पड़ेंगे। सिंबल हमारे पास है हाइड्रोजन 1 का H1O1, हाइड्रोजन का 2 का H2O1, हाइड्रोजन 3 का H3O1। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन, हमें सिंबल से देख के हमें पता चल रहा है कि एटॉमिक नंबर इसका क्या है, प्रोटॉन नंबर हमारे पास क्या है, 1 है। इसी तरह हाइड्रोजन 2 का देखें तो इसमें भी प्रोटॉन नंबर 1 है और हाइड्रोजन 3 में भी प्रोटॉन नंबर 1 है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो हमें पता है नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। तो जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। हाइड्रोजन 1 का 1 इलेक्ट्रॉन होगा, हाइड्रोजन 2 का 1 इलेक्ट्रॉन होगा और हाइड्रोजन 3 का भी 1 इलेक्ट्रॉन होगा। मैस नंबर की बात करें तो हमने सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में देखा था, सुपरस्क्रिप्ट में हमारे पास क्या होता है, मैस नंबर। तो हाइड्रोजन 1 का मैस नंबर 1 है, हाइड्रोजन 2 का मैस नंबर 2 है, हाइड्रोजन 3 का मैस नंबर हमारे पास 3 है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन किसके इक्वल होते हैं, तो हमें पता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मैस नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन के हैं। तो हाइड्रोजन 1 का 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, हाइड्रोजन 2 का 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, हाइड्रोजन 3 का न्यूट्रॉन नंबर 3 माइनस 1 2 हो जाएगा। नेचुरल अक्रेंस की बात करें तो हाइड्रोजन 1 हमारे पास है 99.99% नेचुरली प्रेजेंट होती है, हाइड्रोजन 2 जो है 0.0015% होती है और हाइड्रोजन 3 रेयर है। फिर स्ट्रक्चर ये देख लीजिए, ये स्ट्रक्चर आपको क्या करने पड़ेंगे, बनाने पड़ेंगे। तो ये हाइड्रोजन 1 का स्ट्रक्चर है, यह हाइड्रोजन 2 का स्ट्रक्चर है और ये हाइड्रोजन 3 का स्ट्रक्चर है। आपने न्यूक्लियस बनाना है, उसमें प्रोटॉन नंबर लिख देने हैं, उसमें न्यूट्रॉन नंबर लिख लेने हैं और आउटर पे इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर देने हैं। नेक्स्ट हम हाइड्रोजन की कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। तो हाइड्रोजन हमारे पास कलरलेस गैस है, ऑर्डरलेस गैस है, यानी इसकी कोई ना कोई खुशबू नहीं होती, टेस्टलेस गैस है, वाटर में इनसॉल्युबल होती है और हाईली फ्लेमेबल गैस है। याद रखिएगा जो ट्रिटियम है यानी कि हाइड्रोजन 3 है वो रेडियो एक्टिव है, यानी वो कुछ ना कुछ क्या करता रहता है, एनर्जी को रिलीज करता रहता है। और क्यों ये रेडियो एक्टिव है, क्योंकि इसका न्यूक्लियस जो है वो हाईली अनस्टेबल है। फिर एक टर्म है हमारे पास हैवी वाटर के, हैवी वाटर क्या है, ये आप देख रहे हैं हमारे पास वाटर है एक, इसमें हमारे पास एक ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन के एटम है। इसमें हाइड्रोजन के एटम हमारे पास क्या हैं, H1O1 यानी हाइड्रोजन 1 है। तो ये हमारे पास नॉर्मल वाटर है। लेकिन H1O1 के बजाय अगर आप ये इमेज देख रहे हैं तो इसमें हमारे पास क्या है, H2O1 है, यानी इसमें हमारे पास हाइड्रोजन 2 है यानी कि ड्यूट्रियम है। अगर हमारे पास हाइड्रोजन 1 की जगह हाइड्रोजन 2 होगा तो हम उसको क्या कहेंगे, हैवी वाटर। तो हैवी वाटर को हम डिफाइन ही यूं करते हैं, वाटर दैट कंटेन हाइड्रोजन 2 एटम्स इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन 1। प्रॉपर्टीज देख लेते हैं ऑर्डिनरी वाटर की और हैवी वाटर की। आइसोटोप हमें पता है कि ऑर्डिनरी वाटर में हमारे पास हाइड्रोजन 1 होता है यानी कि प्रोटियम होता है और हैवी वाटर में हाइड्रोजन 2 यानी कि ड्यूट्रियम होता है। मेल्टिंग पॉइंट हमारे पास ऑर्डिनरी वाटर का 0 डिग्री सेल्सियस होता है, हैवी वाटर का थोड़ा ज़्यादा होता है 3.81 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास ऑर्डिनरी वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस होता है जबकि हैवी वाटर का थोड़ा सा ज़्यादा होता है 101.2 डिग्री सेल्सियस। डेंसिटी है 25 डिग्री सेल्सियस बात करें, 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर होता है हमारे पास। तो ऑर्डिनरी वाटर की 0.99 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है और हमारे पास हैवी वाटर की थोड़ी सी ज़्यादा होती है 1.1044 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आइसोटोप ऑफ कार्बन, तो कार्बन के 3 आइसोटोप हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। सिंबल की बात करें तो कार्बन
12 का सिंबल है C12 6, कार्बन 13 C13 6, कार्बन 14 C14 6। प्रोटॉन नंबर की बात करें, नंबर ऑफ प्रोटॉन की, तो हमें पता है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में हमने पढ़ा था कि ये जो Z है हमारे पास सबस्क्रिप्ट में हमारे पास प्रोटॉन नंबर होता है। तो कार्बन 12 का प्रोटॉन नंबर 6 होगा, कार्बन 13 का प्रोटॉन नंबर 6 होगा, कार्बन 14 का प्रोटॉन नंबर 6 होगा। आल्सो हमें पता है कि जो आइसोटोप्स होते हैं उनमें प्रोटॉन नंबर सेम ही होता है। जब प्रोटॉन नंबर सेम है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो सबका इलेक्ट्रॉन नंबर भी सेम होगा, तो ये सबका क्या होगा 666 होगा। मैथ नंबर हमें पता है कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में मैंने पढ़ा था कि सुपरस्क्रिप्ट में हमारे पास क्या होता है, मैथ नंबर होता है। तो कार्बन 12 का मैथ नंबर 12 है, कार्बन 13 का मैथ नंबर 13 है, कार्बन 14 का मैथ नंबर 14 है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमने पढ़ा था कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन किसके इक्वल होते हैं, मैस नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन। कार्बन 12 का हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएंगे 12 माइनस 6 6, कार्बन 13 के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 13 माइनस 6 7, कार्बन 14 के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 14 माइनस 6 8। फिर नेचुरल अक्रेंस कार्बन 12 की है 98.8%, कार्बन 13 की है 1.1%, कार्बन 14 की है 0.009%। फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर हैं, ये कार्बन 12 का है, ये कार्बन 13 का है, ये कार्बन 14 का है। आपने न्यूक्लियस बनाना है, उसमें प्रोटॉन नंबर को मेंशन करना है, उसमें न्यूट्रॉन नंबर को मेंशन करना है। हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पहले शेल में हमेशा 2 होंगे, बाकी 4 आप क्या करेंगे लास्ट शेल में बना देंगे, तो 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास पूरे हो जाएंगे। कार्बन की प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे तो कार्बन की जो डिफरेंट फॉर्म है, जिनको हम डिफरेंट फॉर्म ऑफ कार्बन को हम एलोट्रोप्स भी कहते हैं, तो वो ब्लैक होती हैं या ग्रेइश ब्लैक सॉलिड्स होते हैं, एक्सेप्ट डायमंड। यहाँ पर आप देख सकते हैं डायमंड है, ग्रेफाइट है और बकमिनिस्टर फ्लोरेंस है। फिर हमारे पास ये ऑर्डरलेस होते हैं, यानी इनकी कोई स्मेल नहीं होती, टेस्टलेस होते हैं। कार्बन का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं, ये वाटर में कार्बन इनसॉल्युबल होता है। आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन के 2 आइसोटोप हैं, क्लोरीन 35, क्लोरीन 37। सिंबल की बात करें तो क्लोरीन 35 का सिंबल Cl3517 है, क्लोरीन 37 का सिंबल Cl3717 है। नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात करें तो एटॉमिक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में हमने देखा था कि सबस्क्रिप्ट में नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, Z नंबर ऑफ प्रोटॉन है। तो यहाँ पर क्लोरीन 35 के नंबर ऑफ प्रोटॉन 17 है, क्लोरीन 37 के भी नंबर ऑफ प्रोटॉन 17 है। हमें पता है कि आइसोटोप के प्रोटॉन नंबर क्या होते हैं, सेम होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो हमें पता है नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन 35 के 17 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन 37 के भी 17 इलेक्ट्रॉन है। मैथ्स नंबर की बात करें तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में हमने देखा था कि सुपरस्क्रिप्ट में मैथ्स नंबर होता है। क्लोरीन 35 का मैथ्स नंबर 35 है, क्लोरीन 37 का मैथ्स नंबर 37 है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात करें तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मैथ्स नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्लोरीन 35 के न्यूट्रॉन नंबर जो होंगे हमारे पास 35 माइनस 17 18 होंगे। क्लोरीन 37 के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 37 माइनस 17 20 हैं। नेचुरल अक्रेंस की बात करें क्लोरीन 35 की 75% है, क्लोरीन 37 की नेचुरल अक्रेंस 25% है। स्ट्रक्चर की बात करें तो ये हमारे पास क्लोरीन 35 का स्ट्रक्चर है और ये हमारे पास क्लोरीन 37 का स्ट्रक्चर है। फॉर स्ट्रक्चर आपने न्यूक्लियस बनाना है, उसके अंदर प्रोटॉन नंबर को मेंशन करना है, फिर आपने न्यूट्रॉन नंबर को मेंशन करना है। फर्स्ट शेल में आपने 2 इलेक्ट्रॉन बनाने हैं, सेकंड शेल में आपने 8 इलेक्ट्रॉन बनाने हैं और थर्ड शेल में आपने 7 इलेक्ट्रॉन बनाने हैं। इस तरह हमारे 17 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाएंगे फॉर बोथ क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37। प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरीन की अब बात करें तो क्लोरीन जो है वो ग्रेइश येलो गैस है, इसकी शार्प पंजेंट इरिटेटिंग स्मेल होती है, ये वाटर में फेयरली सॉल्युबल है। आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम, यूरेनियम के 3 आइसोटोप है, यूरेनियम 234, यूरेनियम 235 एंड यूरेनियम 238।
सिंबल की बात करें तो यूरेनियम 234 का सिंबल है U23492, यूरेनियम 235 का सिंबल है U23592, यूरेनियम 238 का सिंबल है U23892। नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात करें तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में हमने देखा था कि सबस्क्रिप्ट में नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, तो यूरेनियम 234 के प्रोटॉन्स 92 हैं, यूरेनियम 235 के प्रोटॉन्स 92 हैं, यूरेनियम 238 के प्रोटॉन्स 92 है। वैसे भी हमें पता है कि आइसोटोप्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो हमें मालूम है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यूरेनियम 234 के 92 इलेक्ट्रॉन हैं, यूरेनियम 235 के भी 92 हैं और यूरेनियम 238 के भी 92 हैं। मैस नंबर की बात करें तो एलिमेंट के सिंबल के सुपरस्क्रिप्ट में मैस नंबर होता है। यूरेनियम 234 का मैस नंबर 234 है, यूरेनियम 235 का मैस नंबर 235 है, यूरेनियम 238 का मैस नंबर 238 है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, हमें मालूम है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मैस नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन। सो फॉर यूरेनियम 234 माइनस 92 हमारे पास 142 आ जाएंगे न्यूट्रॉन्स। यूरेनियम 235 माइनस 92 हमारे पास 143 आ जाएंगे। फॉर यूरेनियम 238 माइनस 92 हमारे पास 146 न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। नेचुरल अकरेंस, यूरेनियम 234 की नेचुरल अकरेंस 0.006% है, यूरेनियम 235 की नेचुरल अकरेंस 0.72% है, यूरेनियम 238 की नेचुरल अकरेंस 99.27% है। स्ट्रक्चर की बात करें तो ये हमारे पास यूरेनियम 234 का स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास यूरेनियम 235 का स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास यूरेनियम 238 का स्ट्रक्चर है। यूरेनियम का स्ट्रक्चर आपको ड्रा करने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूरेनियम 238, यूरेनियम 238 रेडियो एक्टिव है तो ये डिके होगा और ये थोरियम 234 में कन्वर्ट हो जाएगा और अल्फ़ा पार्टिकल को रिलीज़ करेगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास यूरेनियम 238 था और जैसे ही उसने अल्फ़ा पार्टिकल को रिलीज़ किया तो वो थोरियम 234 में कन्वर्ट हो गया। अब बात यह है कि अल्फ़ा पार्टिकल है क्या। अल्फ़ा पार्टिकल इज़ अ हीलियम न्यूक्लियाई विद पॉजिटिव 2 चार्ज। इसमें 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक हीलियम का एटम है। हीलियम के एटम से जब 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने रिमूव किए, पीछे बच गया हीलियम का सिर्फ न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस को, हीलियम के न्यूक्लियस को हम अल्फ़ा पार्टिकल कहते हैं। याद रखिएगा यूरेनियम 238 जो है वो फिशन बेस्ड एप्लीकेशन के लिए सूटेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ दैट आर रिक्वायर्ड फॉर दीज एप्लीकेशन आर मिसिंग इन यूरेनियम 238। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूरेनियम 235। जो 235 यूरेनियम है इसमें न्यूक्लियर फिशन होती है। न्यूक्लियर फिशन क्या है? जो एटॉमिक न्यूक्लियस का ब्रेक डाउन होना से हम कहते हैं न्यूक्लियर फिशन। और जब यूरेनियम 235 में न्यूक्लियर फिशन होती है, जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हैं, न्यूट्रॉन आया, वो यूरेनियम 235 से टकराया, वो यूरेनियम 236 में कन्वर्ट हुआ और फिर उसका न्यूक्लियस जो है वो क्या हुआ, ब्रेक डाउन हुआ। इसने क्रिप्टोन 92 बनाया और बैरियम बनाया, साथ में एनर्जी रिलीज हुई और न्यूट्रॉन्स रिलीज हुए। तो जब फिशन होगी तो सबसे पहले क्या होगा, स्मॉलर न्यूक्लियाई बनेंगे। न्यूक्लियस की प्लूरल न्यूक्लियाई होती है। फिर हमारे पास न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। कितनी एनर्जी रिलीज होगी, अब क्वेश्चन ये है। तो 1 kg ऑफ यूरेनियम 235 जो है वो इतनी एनर्जी रिलीज करता है जितना 17,000 kg ऑफ कोल थ्रू बर्निंग रिलीज करता है। चूंकि ये काफ़ी ज़्यादा एनर्जी क्या करता है, रिलीज करता है, इसलिए इसे न्यूक्लियर रिएक्टर में भी यूज़ करते हैं और एटॉमिक बॉम्ब में भी यूज़ करते हैं। याद रखिएगा यूरेनियम के जितने भी आइसोटोप्स हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी। क्यों सेम रहेंगी? क्योंकि हमने कहा था कि केमिकल प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करती हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर। न्यूट्रॉन्स पर वो डिपेंड नहीं करती। चूंकि आइसोटोप्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सबके सेम होते हैं, इसलिए यूरेनियम के आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी।
यूजेस ऑफ आइसोटोप। आयोडीन 131 थायराइड प्रॉब्लम को डायग्नोज करता है। थायराइड क्या है? ये एक्चुअल में ग्लैंड है जो कि नेक पे लोकेटेड होता है, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। सोडियम 24 ब्लड फ्लो को ट्रेस करता है और ब्लॉकेजेस को डिटेक्ट करता है। आयोडीन 123 ब्रेन इमेजिंग के लिए यूज होता है, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। कोबाल्ट 60 कैंसर ट्रीटमेंट या रेडिएशन थेरापी के लिए यूज होता है। स्पेसिफिक टारगेट पे रेस को क्या किया जाता है? टारगेट किया जाता है और वो सेल की डेथ हो जाती है। कार्बन 14 ट्रेस करता है कि कार्बन फोटोसिंथेसिस में कैसे यूटिलाइज हो रहा है। सल्फर 35 मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ थायोसल्फेट आयन की स्टडी के लिए यूज होता है। हम आइसोटोप को डिफरेंट केमिकल रिएक्शन मैकेनिज्म की स्टडी के लिए यूज करते हैं। हम आल्सो आइसोटोप को आर्कियोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स, मम्मीज, रॉक्स वगैरह की डेटिंग के लिए भी यूज करते हैं कि ये रॉक्स या आर्कियोलॉजिकल ऑब्जेक्ट कितने पुराने हैं। रेडियो एक्टिविटी। बिफोर टॉकिंग अबाउट रेडियो एक्टिविटी, एक एलिमेंट अगर स्टेबल है, इसका मतलब ये है कि उसकी न्यूक्लियर फोर्स क्या है? बैलेंस्ड है। न्यूक्लियर फोर्स क्या होती है? ये पावरफुल अट्रैक्टिव फोर्स है जो न्यूक्लियंस यानी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को न्यूक्लियस के अंदर बाइंड रखती है। अगर न्यूक्लियर फोर्सेस बैलेंस नहीं होंगी तो क्या होगा? जो एटम है वो डिके हो जाएगा। जब एटम डिके हो जाएगा तो वो, जब एटम ब्रेक डाउन होगा तो वो दूसरे एटम्स में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हैं कि हमारे पास यूरेनियम 235 है, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? वो क्रिप्टोन में कन्वर्ट हो रहा है और बैरियम में कन्वर्ट हो रहा है। इस होल मैकेनिज्म को कि न्यूक्लियर फोर्स का अनबैलेंस होना, एटम का डिके होना, इसको हम कहते हैं रेडियो एक्टिव डिके। और ये जो होल फिनोमेना है इसको हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। रेडियो एक्टिविटी में वैसे तो डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे न्यूट्रॉन एमिशन एंड प्रोटॉन एमिशन। न्यूट्रॉन एमिशन में एक दूसरा आइसोटोप बन जाता है लेकिन एलिमेंट सेम रहता है, जबकि प्रोटॉन एमिशन में डिफरेंट एलिमेंट बन जाता है, यानी कि पूरी की पूरी आइडेंटिटी ही चेंज हो जाती है। एटम का डिके तब तक जारी रहता है जब तक न्यूक्लियर फोर्सेस बैलेंस नहीं हो जाती। नेक्स्ट हमारे पास आता है रेडियो आइसोटोप्स। वो आइसोटोप्स जिनकी न्यूक्लियाई अनस्टेबल होती हैं उनको हम रेडियो आइसोटोप्स कहते हैं। अनस्टेबल न्यूक्लियाई से क्या मुराद है? अनस्टेबल न्यूक्लियाई का मतलब ये है कि इनके अंदर अनस्टेबल कम्बिनेशन है न्यूट्रॉन का और प्रोटॉन का, या एक्सेसिव एनर्जी है इनके न्यूक्लियस के अंदर। अब जब अनस्टेबल होगा तो उसके अंदर रेडियो एक्टिव डिके होगा, और जब रेडियो एक्टिव डिके होगा तो फिर वो क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। और अगर फिर भी नहीं स्टेबल होता तो दोबारा रेडियो एक्टिव डिके होगा, तब तक जब तक वो स्टेबल ना हो जाए। रेडियो आइसोटोप की एग्जांपल कार्बन 14 है। कार्बन 14 डिके होके नाइट्रोजन 14 में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह यूरेनियम 238 है, इसका भी रेडियो एक्टिव डिके होता है और ये लेड 206 में कन्वर्ट हो जाता है। अब कार्बन 14 का हम डिके देखते हैं। कार्बन 14 क्या है? एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है कार्बन का। ये एटमॉस्फेयर में मौजूद होता है, इसको लिविंग ऑर्गेनिज्म टेक इन कर लेते हैं। और अब यहाँ पर आप इमेज में देख रहे हैं कि एक न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में चेंज हुआ तो नाइट्रोजन 14 बन गया। नाइट्रोजन 14 बना तो एंटी न्यूट्रिनो और इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ। इसको हम कहते हैं बीटा माइनस डीके। यूरेनियम 238 को देखें तो ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप है यूरेनियम का। इसमें क्या होता है? एक हीलियम रिलीज होता है और यूरेनियम 238 थोरियम 234 में कन्वर्ट हो जाएगा। चूंकि इसमें हीलियम रिलीज हो रहा है तो ये एक अल्फा डीके है। और ये जो डिके होता है इसमें एक सिंगल स्टेप नहीं होता, ये मल्टीपल स्टेप है। क्यों? क्योंकि थोरियम भी जो होता है वो अनस्टेबल होता है, फिर वो आगे कन्वर्ट होता जाता है अनटिल वो लेड 206 में कन्वर्ट नहीं होता, तब ये स्टेबल हो जाता है। नाउ व्हाट इज कार्बन डेटिंग? कार्बन डेटिंग क्या करता है? ये कार्बन कंटेनिंग सब्सटेंसेस की एज को एस्टिमेट करता है कि अगर ये रॉक है या आर्कियोलॉजिकल ऑब्जेक्ट है, ये कितना पुराना है।
कैसे ये एस्टिमेट करता है? फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, जो नाइट्रोजन 14 है वो कन्वर्ट हो जाता है कार्बन 14 में जब वो न्यूट्रॉन को कैप्चर करता है। अब ये जो कार्बन 14 है इसको लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉन्स्टेंटली एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, जैसा कि ट्री हो गया, हॉर्स हो गया, ग्रास हो गया, ये इसको एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। अब जब इन लिविंग थिंग्स की डेथ हो जाती है तो कार्बन 14 की एब्जॉर्प्शन स्टॉप हो जाएगी और विद द पैसेज ऑफ टाइम ये जो कार्बन 14 है ये डिके होके कन्वर्ट होता जाएगा नाइट्रोजन 14 में और इसकी एक्टिविटी क्या होती जाएगी? कार्बन 14 की एक्टिविटी डिक्रीज होती जाएगी और इसी एक्टिविटी को कंपेयर करके जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में है और डेड ऑर्गेनिज्म में कार्बन 14 की एक्टिविटी को कंपेयर करके हम अंदाज़ा लगाते हैं कि ये जो डेड ऑब्जेक्ट है ये कितना पुराना है। इसको हम फोसिल्स, बोन्स, आर्कियोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स की डेट फाइंड करने के लिए कि ये कितने पुराने हैं हम यूज़ करते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास को डिटरमिन करने के लिए आइसोटोप का इसमें क्या रोल है? तो यहाँ पर देखें आपको कार्बन के 3 जो आइसोटोप्स हैं वो नज़र आ रहे हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। कार्बन 12 का मास नंबर 12 है, कार्बन 13 का मास नंबर 13 है और कार्बन 14 का मास नंबर 14 है। पीरियोडिक टेबल में ये तीनों जो हैं सेम लोकेशन पे होंगे तो हम एटॉमिक मास क्या कंसिडर करेंगे? हम 12 कंसिडर करेंगे एटॉमिक मास, हम 13 कंसिडर करेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास या 14 कंसिडर करेंगे? आज हम इसी को डिस्कस करेंगे। हम फार्मूला यूज़ करते हैं एटॉमिक मास इज इक्वल टू समेशन ऑफ मास ऑफ आइसोटोप मल्टीप्लाई बाय अबंडेंस डिवाइडेड बाय 100। हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास इज इक्वल टू मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप मल्टीप्लाई बाय अबंडेंस ऑफ फर्स्ट आइसोटोप प्लस मास ऑफ सेकंड आइसोटोप मल्टीप्लाई बाय अबंडेंस ऑफ सेकंड आइसोटोप प्लस सोन। जितने आइसोटोप्स होंगे उनके मास को उनके अबंडेंस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और सम करते जाएंगे। डिवाइड हम करने हैं 100 के साथ। लेट्स कंसिडर एग्जांपल ऑफ आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। तो कार्बन 12 है, कार्बन 13 है, कार्बन 14 है। कार्बन 12 का मास नंबर हमारे पास 12 है, अबंडेंस 98.8%। कार्बन 13 का मास नंबर 13 है और अबंडेंस 1.1%। कार्बन 14 का मास नंबर 14 है और अबंडेंस 0.009%। इसको हम रिलेटिव एटॉमिक मास के फार्मूले में इंसर्ट करेंगे तो रिलेटिव एटॉमिक मास इज इक्वल आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय 98.8 प्लस 13 मल्टीप्लाई बाय 1.1 प्लस 14 मल्टीप्लाई बाय 0.009 डिवाइडेड बाय 100। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो नेट रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा? 12.00026। और आप पीरियोडिक टेबल में अगर जाकर देखेंगे तो वहाँ पर कार्बन के क्या लिखा होगा? 12 AMU एटॉमिक मास लिखा होगा। तो पीरियोडिक टेबल में इस फार्मूले को वो यूज़ करके वहाँ पर वो रिलेटिव एटॉमिक मास लिख देते हैं। अब एक क्वेश्चन है जिसको आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। हमें एक एलिमेंट दिया गया है जिसके 2 आइसोटोप्स हैं A और B। रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट कितना है? 35.5 AMU। रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप A है हमारे पास 75.77% और इसकी एटॉमिक मास 35 AMU है। रिलेटिव अबंडेंस ऑफ B हमें गिवन है 24.23%। हमने क्या करना है? आइसोटोपिक मास फाइंड करना है B का। आइसोटोप B का आइसोटोपिक मास फाइंड करना है। तो ये ओवरऑल हमारे पास क्या है? डाटा गिवन है। अब हम इसी डाटा को फार्मूला के अंदर पुट करेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास। तो 2 आइसोटोप हमें गिवन है तो मास ऑफ आइसोटोप A मल्टीप्लाई बाय रिलेटिव अबंडेंस ऑफ A प्लस मास ऑफ आइसोटोप ऑफ B मल्टीप्लाई बाय रिलेटिव अबंडेंस ऑफ B डिवाइडेड बाय 100 आ जाएगा। इसके अंदर हम वैल्यूज़ को इंसर्ट करेंगे। हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास है 35.5% इज इक्वल टू 35 मल्टीप्लाई बाय 75.77 प्लस M आ जाएगा क्योंकि हमने B का मास फाइंड आउट करना है। आइसोटोप B का मास हमने फाइंड आउट करना है मल्टीप्लाई बाय 24.23% डिवाइडेड बाय 100। फिर हम रीअरेंज करके इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास मास आ जाएगा 37.06 AMU।
इस तरह हम रिलेटिव एटॉमिक मास के फार्मूला को यूज़ करते हुए डिफरेंट वैल्यूज़ को हम कैलकुलेट कर लेते हैं डिपेंडिंग अपॉन व्हाट एग्जामिनर इज आस्किंग। Like, share, and subscribe our channel, SKW. We will try our best to give simple and effective educational information via the use of the best animation.